हेलो एवरीवन, वेलकम टू FNA यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इलॉन मस्क तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अपने $264 बिलियन की नेटवर्थ के साथ वो एक कंट्रोवर्शियल खरीद करने जा रहे हैं कि ऐसी कंपनी की जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है, वो है ट्विटर। तो ट्विटर का जो मार्केट कैप है दोस्तों, वो लिटरली $31 है, लेकिन उसके ऊपर उसके $12 बिलियन ऊपर से वो उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में तो लगेगा काफी अच्छा ऑफर है, लिटरली 43 या 42 बिलियन डॉलर्स में उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्विटर का जो मैनेजमेंट है दोस्तों, वो इसको बिल्कुल अलाउ करने नहीं दे रहा है। वो कहीं ना कहीं इसको दबाने की कोशिश कर रहा था, और जीत और हार की इस लड़ाई में एट द एंड इलोन चचा हमारे जीत चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, खबर आ चुकी है, उन्होंने लिटरली अराउंड $46 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हुआ है, सारा कांड क्या हुआ है, कैसे उन्होंने आखिर फाइनली खरीद लिया, क्यों वो खरीदना चाहते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी किए चलिए आरंभ करते हैं। Has struck a deal to buy Twitter for $44 billion. The world's richest man buying up one of the world's most powerful social media companies, generating huge buzz tonight. World's richest man, Elon Musk, is set to control one of the most influential social media platforms. Agreed to buy Twitter for $54 a share in cash. Once again, Twitter and Elon Musk have agreed to a deal where Elon Musk will buy Twitter for $54.20 a share in cash. तो कहानी की शुरुआत दोस्तों थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, समय में पीछे चलते हैं। कहानी की शुरुआत 25 मार्च 2022 को हुई थी दोस्तों, जहाँ पे इलोन चचा ने अपने ही ट्विटर के 82 मिलियन फॉलोअर्स लोगों के सामने एक पोल रखा था कि क्या ट्विटर अपने फ्री स्पीच के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। 70% लोगों ने बिल्कुल ना बोल दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू अप्रैल 4 दोस्तों, जहाँ पे इलोन चचा ने $2.9 बिलियन के साथ 9.2% स्टेक खरीद लिया था ट्विटर का, जिसके कारण वो ट्विटर के सबसे बड़े लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए थे। बेसिकली ये माना जाता है कि उन्होंने ये किया ताकि वो कंपनी में कुछ डिसीजंस ला सके और उनकी जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है वो उनके ओपिनियंस को इंपॉर्टेंस दे। फिर 5 अप्रैल को दोस्तों उन्होंने बहुत सारे फीडबैक्स लेना शुरू कर दिए, जैसे कि आप यहाँ पे ट्विटर पे देख सकते हैं। उन्होंने एक और ओपिनियन पोल डाला था कि क्या ट्विटर पे एक एडिट बटन होना चाहिए। बेसिकली आप ट्विटर में अगर एक ट्वीट करें तो लिटरली आपको डिलीट करना पड़ेगा, एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो एक बेसिकली फीडबैक सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया था। वेल, देयर इज ऑलवेज एन एलिफेंट इन द रूम गाइस, जैसा कि आपने ये कहावत सुनी होगी। इलोन चचा तो अपनी दुनिया में मस्त होके बोल रहे थे कि अब वो टीम ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स में घुसेंगे, अब वो वोट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि 9.2 बिलियन स्टेक इज नॉट एज इनफ टू मेक ह्यूमंगस चेंजेस इन द कंपनी। तो अब कहानी में एक और नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों, जिसका नाम है ट्विटर के CEO पारस अग्रवाल। वेल, उन्होंने कहीं ना कहीं इलोन मस्क के जो पावर स्ट्रगल है, जो पावर सेंस है, उसको कहीं ना कहीं सेंस कर दिया था, और इसीलिए उन्होंने कनीन प्लान लेके इलोन मस्क के पास एक ऑफर लेके आए कि उन्होंने बेसिकली कहा कि आप चाहे तो टीम ऑफ बोर्ड्स के डायरेक्टर के मीटिंग के सीट को पा सकते हैं, वही सीट जहां पे आप अपनी ओपिनियंस, अपने पोजीशंस को बता सकते हैं, बट एट द कंडीशन दैट आप कभी भी 14.9% की स्टेक से ज्यादा स्टेक नहीं खरीदेंगे। इससे क्या हुआ कि अगर आप परस अग्रवाल के माइंडसेट से देखें दोस्तों, तो उन्होंने एक ही तीर से 2 निशाने लगा दिए, क्योंकि उन्होंने इलोन चचा को जो चाहिए था वो तो दे दिया, फिर अपनी जॉब सिक्योरिटी भी रख ली, अपनी जॉब को सेफगार्ड भी कर लिया। वेल, इलोन चचा ने एट फर्स्ट इसको एक्सेप्ट कर लिया था। 5 अप्रैल को उनका ही ट्वीट आता है परस अग्रवाल का कि बहुत एक्साइटेड है कि इलोन चचा आ रहे हैं बोर्ड को ज्वाइन करने। वो बहुत ही पैशनेटेड पर्सन है, वो इलोन मस्क की काफी तारीफ करते हैं। बट इलोन चचा अपने एक ट्विस्ट लेके आते हैं इस कहानी में 9 अप्रैल को, जब ये ऑफर वो रिजेक्ट कर देते हैं सबके सामने, और परस अग्रवाल की सारे प्लानिंग पे पानी फेर जाता है। फास्ट फॉरवर्ड टू 13 अप्रैल दोस्तों, उसके बाद ये वो दिन है जहां पे इलोन चचा वो ऑफर लेके आते हैं कि वो ट्विटर को $43 बिलियन यानी $54 शेयर में खरीदेंगे, जब उसकी मार्केट वैल्यू $31 बिलियन थी और उसका शेयर प्राइस भी अराउंड $30 पर शेयर में बिक रहा था। उससे लिटरली 20+ ज्यादा डॉलर्स में वो खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। नाउ गाइस, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मैनेजमेंट की टीम है, वो इलोन मस्क को लीगली क्यों नहीं रोक सकती। आफ्टर ऑल वही तो है जो कंपनी को संभालते हैं और चलाते हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पर एक लॉ का खेल आता है, वो है फिड्यूशियरी लॉ। ये बहुत बड़ा लॉ है, लेकिन अगर मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊं तो ये है दोस्तों, ये मैनेजमेंट का हक है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को उसके सारे पोटेंशियल गेन दे, वो उनको रोक नहीं सकता। दिस इज द फिड्यूशियरी ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट। वेल, यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, इलोन मस्क जो बहुत बड़े जायंट बिजनेसमैन है, वो कंपनी को उसके बेस प्राइस से ज्यादा पे खरीद रहे हैं, उसके शेयर प्राइस से ज्यादा से खरीद रहे हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, शेयर होल्डर्स अगर चाहें तो वो बेच सकते हैं, इससे उनको एक पोटेंशियल गेन मिलने वाला है।
और जो मैनेजमेंट की टीम मैनेजमेंट है वो चाह के भी इसको रोक नहीं सकती, ये लॉ के खिलाफ है, ये फिडुशियरी लॉ उनको परमिट नहीं करता रोकने के लिए, ये उनको बेचना ही पड़ेगा क्योंकि एट द एंड शेयर होल्डर्स ही हैं जो कंपनी को चलाते हैं, उन्हीं का ही पैसा है जो मैनेजमेंट को सैलरी भी देता है और कंपनी को चलाने का मौका भी देता है। सो गाइस, लेकिन एक एक्सेप्शन हमेशा होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ टीम मेंबर्स, कुछ मैनेजमेंट, कुछ कंपनी के ऐसे चीजों को, ऐसे डील्स को रोकना चाहते हैं। वेल, आपके मन में आ रहा होगा कि भाई लॉ है, सब कुछ है, रोकना क्यों चाहते हो? वेल, इसके दो रीजन है दोस्तों, इसके दो आंसर्स हैं, एक है लेजिटिमेट आंसर, एक है इलेजिटिमेट आंसर। देखिए, लेजिटिमेट आंसर ये है कि जहां पे आप सोचते हैं कि कंपनी की आपने सारे अकाउंटिंग, सारे जुगाड़ लगा दिए हैं, आपको लगता है कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की प्रॉफिट अभी किस रेट में बिक रही है, भले ही वो बेस प्राइस से ज्यादा है, आपकी करंट वैल्यूएशन से ज्यादा है, लेकिन आपको ये उम्मीद है, आपको श्योरिटी है कि कंपनी इससे ज्यादा वैल्यूएशन पे आएगी कुछ सालों में, तो आप उस लॉन्ग टर्म विजन को पकड़ने के लिए आप इसे अभी नहीं बेच रहे हो। ये एक लेजिटिमेट रीजन है दोस्तों, ताकि आप फ्यूचर में हायर प्रॉफिट और हायर मार्केट वैल्यू कैप्चर कर पाए। इलेजिटिमेट रीजन ये है दोस्तों कि आप अपनी जॉब सिक्योरिटी को ज्यादा बेनिफिट देते हैं, ज्यादा भाव देते हैं एज कम्पेयर टू कंपनीज प्रॉफिट और कंपनीज ग्रोथ। बहुत बार होता है दोस्तों, मैनेजमेंट की टीम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने जॉब को बचाने के लिए, अपने जेब में सैलरी आती रहे, इसी के लिए कंपनी को डील नहीं बनाती और पूरी कोशिश करती है कि कंपनी की डील जो है वो ना हो और रुक जाए। तो गाइस, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ट्विटर का केस लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट? वेल, उसको समझने के लिए हमको ये चार्ट देखना होगा। ट्विटर का जो नेट इनकम है दोस्तों, वो -$70 से आज -$221 में आ चुका है, जबकि उनका जो फ्री कैश फ्लो है दोस्तों, वो पहले -$70 समथिंग हुआ करता था, वो बढ़ के समथिंग +$800 मिलियन गया, लेकिन आज -$300+ समथिंग में आ गया है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ या बेसिकली कहूँ दोस्तों, ट्विटर आज एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड दिस इज अ फैक्ट। उनकी जो टीम मैनेजमेंट है वो उसको छुपाने की काफी कोशिश कर रही है, वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इलोन चचा को ये पता है एंड इसीलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं कि उनको कोई भरोसा नहीं है उनके मैनेजमेंट पर कि वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। इसलिए उनके मैनेजमेंट को डर है कि इलोन चचा घुसते ही वो उनको लात मार देंगे और इसलिए वो हाथ पैर मार रहे हैं उसको रोकने के लिए। और इसी के साथ उसके बाद एक और स्ट्रैटेजी आती है दोस्तों, जो इंटरनेट पे काफी फेमस हो गई, वो थी पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। बेसिकली दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि कोई भी एक स्ट्रक्चर बनता है कंपनी में, जहाँ कोई भी बंदा अगर 15% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग ले लेता है उस कंपनी में, बाकी जो शेयर होल्डर्स है उनको सस्ते दाम पे शेयर्स बेच दिए जाएंगे। इससे होगा क्या दोस्तों, शेयर स्प्लिट हो जाएंगे। बेसिकली स्प्लिट हो जाने के बाद उनके शेयर्स के दाम घट जाएंगे और इससे ज्यादा शेयर्स बन जाएंगे, जिसके कारण इलोन मस्क कभी भी एक मेजॉरिटी स्टेक नहीं ले पाएंगे और वो कंपनी में उनका 100% दबदबा नहीं बन पाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के सिस्टम से एक फेल्यूर है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ इससे होगा नहीं दोस्तों। आप प्रॉफिट को, अपनी जो प्रॉफिट पोटेंशियल है उसको डाउन कर रहे हैं। ये भी केस आया था दोस्तों सुनने में कि जो सऊदी प्रिंस है, हमारे सऊदी के प्रिंस चचा थे, जिसके सबसे ज्यादा $3.75 बिलियन वैल्यूएशन थी, उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि इनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है ट्विटर की, जो इलोन मस्क की ऑफर उनको नहीं दे पा रही, इसलिए वो रिजेक्ट कर रहे हैं बस। लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट, पैनल्स का आउटलेट का ये मानना था दोस्तों कि वो जो सऊदी चचा थे, जो सऊदी के प्रिंस है, उनके बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, अच्छी खासी दोस्ती थी, उनके हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो मना कर दिया था इस ऑफर के लिए। वेल, इसको इलोन मस्क ने काउंटर अटैक कैसे किया दोस्तों? वेल, अगर हम इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल की बात को माने तो बेसिकली इलोन मस्क ने उसे छोड़ के बाकी सारे जितने भी शेयर होल्डर्स के साथ थे उनसे छुप कर मिलाए और उनके साथ वीडियो कॉलिंग की और उसको पटा दिया नेगोशिएशन के लिए मेजोरिटी को, ताकि अब, और उसका खर्चा उनको एक्स्ट्रा $3 बिलियन लगा, यानी $46 बिलियन। नाउ, अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझते हैं दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये टीम मैनेजमेंट के क्या शेयर होल्डर्स नहीं होंगे? अगर इलोन मस्क ज्यादा प्राइस में शेयर प्राइस से खरीदेंगे तो इनको भी तो फायदा होगा ना, इनको भी तो प्रॉफिट गेन होगा, तो ये रोक क्यों रहे हैं? वेल, इसका आंसर ये प्रूव कर देता है दोस्तों कि ये एक इलेजिटिमेट रीजन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस इमेज में देखें, इस चार्ट में देखें दोस्तों, लिटरली इस ट्वीट के चार्ट में बोला गया है कि ये जो कंपनी की जो टॉप बोर्ड के मेंबर्स हैं दोस्तों, इनकी जो शेयर के पास जो राइट्स है वो लिटरली 0 पॉइंट समथिंग में है। आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या आप एक ऐसे कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाहेंगे जहां पे जो उसका सीईओ वो पहले छोड़ के चला गया था बेच के? जो बाकी की जो टॉप मैनेजमेंट है उनको खुद को भरोसा नहीं है इस कंपनी में, इसलिए उन्होंने ज्यादा शेयर नहीं लिए। जो प्रमोटर्स हैं इसमें, यानी जो मालिक है, वही लोग इसमें ज्यादा शेयर्स नहीं ले रहे हैं। क्या आप ऐसे कंपनी में शेयर वैल्यूज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आपका आंसर ऑब्वियसली नो ही आएगा कि आप ऐसे कंपनी में क्यों देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि कंपनी की टीम मैनेजमेंट ही इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करने में
इंटरेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही रीजन प्रूव कर देता है इसकी लेजिटिमेसी होने का। और एट द एंड सब कुछ होने के बाद, सारे 5 पुंजे साम दान धन बेट इलॉन मस्क के अलावा लगा देने के बाद दोस्तों फाइनली वो हार गए हैं और इलॉन चचा जीत चुके हैं। रिसेंटली आज ही न्यूज आई है दोस्तों, इलॉन मस्क ने $46 बिलियन में खरीद लिया है। अब उनके टीम मैनेजमेंट का क्या होगा, स्पेशली हमारे CEO पराग अग्रवाल का क्या होगा, भगवान जानता है। क्या वो उनको जॉब में रखेंगे या छोड़ देंगे, कोई नहीं जानता। कुछ मीडिया आउटलेट्स में अगर माने तो ये बटा हुआ है एकदम दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है कि इलॉन मस्क ने सही काम किया है और कुछ लोगों का मानना है कि गलत है क्योंकि आपने जॉब सिक्योरिटी को खतरा दिया है। मीडिया बटा हुआ है, स्पेशली अमेरिकन पॉलिटिक्स बटा हुआ है दोस्तों, क्योंकि रिपब्लिकन्स का मानना है कि बहुत अच्छी बात है कि उसको प्राइवेट कंपनी करेंगे, फ्री स्पीच लाएंगे और स्पेशली उनके जो डोनाल्ड चचा हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, वो आ पाएंगे वापस ट्विटर पे, ये उनका मानना है। जबकि डेमोक्रेट्स थोड़े से वरी है कि आप बिलियनर्स उसको खरीद के अपनी एक खुद की राज चलाने के लिए आप ये सब कांड ना करना शुरू कर दें। और एट द एंड कुछ मीडिया एक्सपर्ट्स, कुछ मीडिया आउटलेट्स का भी मानना है कि ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा है ताकि वो क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल कर सके अपने डॉज कॉइन्स के टूल्स के साथ। वेल, वो इसको किस तरीके से यूज करते हैं एट द एंड तभी पता चलेगा जब वो इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। यही था इस वीडियो का अंत दोस्तों। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है ना बॉस। कमेंट सेक्शन में बताइए और कुछ पॉइंट्स जो आपको लगता है कि इलॉन मस्क ने यूज किए होंगे ऐसे ट्विटर खरीदने के लिए। वेल, दैट्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय।